अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ विद असद। आज जो हमारा टॉपिक है वो साइलेंट फीचर्स ऑफ द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। हमने यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स हैं उनको आज समझना है। तो आइए अपने टॉपिक का आगाज करते हैं और समझते हैं कि यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या हैं। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स हैं उनकी अहमियत जो है एक इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा अहम है कि अगर आपको यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स समझ आ जाते हैं, आपकी उन पर ग्रिप अच्छी हो जाती है एज अ लॉ स्टूडेंट, तो आपको जो पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन है उसको समझने में बहुत मदद मिलती है। क्योंकि जो सिमिलैरिटीज़ हैं पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में और जो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में वो बहुत ही ज़्यादा हैं। आइए अपने टॉपिक का आगाज करते हैं और स्टार्ट करते हैं कि जो मेन फीचर्स ऑफ यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन हैं वो क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिटन। अब लॉ के अंदर, लीगल लैंग्वेज के अंदर रिटन के जो मीनिंग है वो लिटरल लैंग्वेज से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हम किसी भी चीज़ को लिखा हुआ तब कहते हैं कि जब किसी भी चीज़ पर कोई चीज़ तहरीर की जाए इन रिटन फॉर्म हो, तो लिटरल लैंग्वेज में उसको जो है वो रिटन का मीनिंग दिया जाता है। लेकिन लीगल लैंग्वेज में लॉ उस चीज को रिटन कहता है जो पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, यानी कोई भी लॉ उस वक्त तक रिटन नहीं होता जब तक वो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी लेजिस्लेचर है वो उसको पास ना कर दे, कोडिफाइड ना कर दे। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन वन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि मार्च 4 1789 को ये जो है वो इन्फोर्स किया गया था आफ्टर द रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स। जितनी भी स्टेट्स थी उसने इसको रेटिफाई किया था, तब ही जाकर ये इन्फोर्सेबल हुआ। सेकंड पे आता है इनेक्टेड। इनेक्टेड और रिटन जो है ये दोनों सेम मीनिंग में इस्तेमाल हो सकते हैं। इनेक्टेड भी आप उसी को कहते हैं जो पास्ड बाय द पार्लियामेंट। जो कोडिफाइड लॉ होता है वो आपका कौन सा लॉ होता है? इनेक्टेड लॉ होता है। तो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द enacted constitutions of the world। थर्ड पे आता है sovereignty of the people। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट ही इन अल्फाज से होता है कि we the people of USA have sovereign power over the constitution, यानी जहां पर जो खुद मुख्तारी है वहां के लोगों को हासिल है, जो सुप्रीम अथॉरिटी है वहां के पीपल हैं। इसी तरह अगर आप पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो अल्लाह ताला की ज़ात को दी गई है, लेकिन यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सोवरेनिटी है वो वहाँ के लोगों को दी गई है। फोर्थ वन इज सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। आपने ये हमेशा बात याद रखनी है कि जिस भी मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होगा तो वहाँ का जो सुपरमेसी है वो कॉन्स्टिट्यूशन ही की कंसिडर की जाएगी, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है और जो सुपरमेसी है उसको बरकरार रखा जाता है। तो जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी क्योंकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसकी जो सुपरमेसी है ओवर द लैंड, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड जो है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ही है। कन्वेंशंस। अब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर कन्वेंशंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये बना ही एक कन्वेंशन के थ्रू था। फिलाडेल्फिया कन्वेंशन 1787 के तहत इसको जो है वो अडॉप्ट किया गया था। तो जो कन्वेंशंस हैं वो जो हैं इसके अंदर नहायत ही अहमियत की हामिल हैं, वो इसका फीचर हैं। यहाँ पर एग्जांपल दी गई है द ग्रोथ ऑफ कैबिनेट ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट, वो भी बेस्ट एग्जांपल है कन्वेंशंस की। 6 पे आता है रिजिड। अब किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की रिजिडिटी को आप कैसे डिटरमाइन करते हैं? किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की जो रिजिडिटी है यानी वो कितना जो है वो सख्त है, उसकी रिजिडिटी उससे जो है वो प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट्स के तहत जो है वो कंसीडर की जाएगी। यानी जितना डिफिकल्ट प्रोसेस होगा अमेंडमेंट्स का उतना ही वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा? रिजिड होगा। अब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की रिजिडिटी इतनी ज़्यादा है कि इसको अभी 236 ईयर्स हो चुके हैं 1789 से ऑनवर्ड 2024 तक, और इसमें अभी तक कितनी अमेंडमेंट्स हुई हैं? 27, जिसमें से 10 अमेंडमेंट्स जो हैं वो अर्ली 2 ईयर्स में हो चुकी थी जो बिल ऑफ राइट्स की सूरत में। तो यहाँ रिजिडिटी की वजह मेन चीज़ ये है कि इसको 2/3 मेजोरिटी चाहिए पहले कांग्रेस में,
यानी कांग्रेस के दोनों हाउसेज इसको 2/3 मेजोरिटी के साथ पास करेंगे, तब जो है वो अमेंडमेंट्स होंगी। इसके बाद आता है इसका सेकंड स्टेप, रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट। अब जो रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट है वो 3/4 मेजोरिटी चाहिए होती है। यानी अगर यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, अगर यूएसए को देखा जाए, यानी अगर आप यूएसए को देखें तो उसकी 50 स्टेट्स हैं। अब 50 स्टेट्स में से अगर 38 स्टेट्स किसी भी अमेंडमेंट को रेटिफाई करेंगी, तब ही जो है वो अमेंडमेंट जो है वो पास होगी। अगर 38 में से एक भी पास स्टेट अमेंडमेंट्स को रेटिफाई नहीं करती, तो जो वो अमेंडमेंट है वो जो है वो इन इफेक्ट नहीं हो सकती। तो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन को अगर देखें तो वहां पर 4000 अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई इस सारे ड्यूरेशन के अंदर, लेकिन जो पास की गई हैं वो 27 है, जिसमें से 10 जो थी वो बिल ऑफ राइट्स, फंडामेंटल राइट्स की सूरत में पहले ही पास कर दी गई थी। अब 7 पे है रिपब्लिकन। जो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन है ये रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो मुहैया करता है वहाँ के लोगों को। यानी जो वहाँ का हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्टेड पर्सन होता है। दैट्स इज द रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी जो पीपल हैं वो अपनी मर्जी से खुद जो है वो चूज करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो उनको जो है वो रूल करते हैं। अब एक पे आता है, एक पे है फेडरलिज्म। जो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरलिज्म है, यानी जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पर यूएसए में वो फेडरेशन है। अमेरिका इज द फेडरेशन, और जो फेडरेशन है अमेरिका की वो सुप्रीम अथॉरिटी है वहाँ पर, और जितनी भी पावर्स हैं वो उसके पास हैं, फेडरेशन के पास। और अगर देखा जाए पाकिस्तान के फेडरेशन को और अमेरिका के फेडरेशन को, तो अमेरिका जो है वो इन ट्रू सेंस फेडरेशन उसको कहा जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान को इन ट्रू सेंस फेडरेशन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो 18th अमेंडमेंट की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो क्या कहती है, वो ऑटोनॉमी ऑफ प्रोविंसेस की बात कर रही है। यानी 18th अमेंडमेंट के बाद जो है वो पाकिस्तान को ये नहीं कहा जा सकता कि इट इज़ इन ट्रू सेंस ऑफ फेडरेशन, लेकिन जो अमेरिका है उसको ट्रू सेंस में फेडरेशन कहा जा सकता है। प्रेसिडेंशियल। अब अमेरिका के अंदर जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। बाइकैमरलिज्म। Bicameralism means the USA Constitution established the two houses of legislation। यानी एक इनका अपर हाउस है जिसको हाउस ऑफ सेनेट कहा जाता है, और जो इनका लोअर हाउस है उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। ये दोनों हाउसेस मिलकर जो हैं वो क्या करते हैं, लेजिस्लेशन करते हैं, और कांग्रेस जो है वो तश्कील पाती है इन दोनों हाउसेस से मिलकर। 11 सेकुलर। अब सेकुलर वो होते हैं जिनको बेदीन कहा जाता है। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेकुलरिज्म की बेस पर है। यानी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज़ डिक्लेयर की गई है कि ना हम दीन के, रिलीजन से रिलेटेड कोई भी लॉ हम बनाएंगे ही नहीं, ना रिलीजन के फेवर में और ना रिलीजन के अगेंस्ट। तो अमेरिका इज द सेकुलर स्टेट। बैलेंस्ड गवर्नमेंट। अब जो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन है वो बैलेंस्ड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट दे रहा है। यानी जो दो हाउसेस हैं, बाइकैमरलिज्म है, एक हाउस जो है वो चेक एंड बैलेंस रखता है दूसरे हाउस पे, और दूसरा हाउस जो हाउस ऑफ सेनेट है वो चेक एंड बैलेंस रखता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स पे। तो इस तरह जो इनकी बैलेंस गवर्नमेंट है वो तश्कील पाती है, जो कि इसका क्या है, फीचर है यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन का। 13 सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब जो स्टेट के तीनों ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये क्या हैं, आपस में सेपरेट हैं। इनका जो प्रोसीजर ऑफ इलेक्शंस हैं वो भी क्या हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, और ये अपने दायरे कार के अंदर रहते हुए, यानी जितने भी इनकी पावर्स हैं उनके अंदर रहते हुए ये अपने जितने भी ऑफिशियल वर्क्स हैं वो परफॉर्म करते हैं। यानी कोई भी जो ऑर्गन है स्टेट का वो किसी दूसरे ऑर्गन के मामलात के अंदर जो है वो मुदाखलत नहीं करता। सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस्टेब्लिश किया गया है। 14 चेक्स एंड बैलेंसेस। अब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस का एक खूबसूरत निज़ाम है। यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स के साथ साथ ये जो ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट हैं ये एक दूसरे पर क्या रख सकते हैं, चेक्स एंड बैलेंस रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कांग्रेस कोई भी लॉ पास करती है तो उसको जो प्रेसिडेंट है वो वीटो कर सकता है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट किसी भी लॉ को या किसी भी एक्शन ऑफ द कांग्रेस को वीटो करता है तो कांग्रेस के पास पावर है कि वो उस प्रेसिडेंट की वीटो को क्या कर सकती हैं, इम्पीच कर सकती हैं। बाकी जो हाउस ऑफ सेनेट है और प्रेसिडेंट है वो मिलकर क्या करते हैं,
जो उनके जजेस हैं उनको इलेक्ट किया जाता है, उनकी अपॉइंटमेंट्स की जाती हैं और जजेस का ये काम है कि उन्होंने इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ करनी है। 15 जुडिशियल रिव्यू। अब जो जुडिशियल रिव्यू की डॉक्ट्राइन है वो कहाँ से डेवलप होती है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से डेवलप होती है। इनका बहुत ही एक मशहूर केस है कि मरबरे वर्सेस मैगिसन, जिसके अंदर जो डॉक्ट्राइन है जुडिशियल रिव्यू, इसको एस्टेब्लिश किया गया। इनके चीफ जस्टिस थे आई थिंक जॉन मार्शल, उन्होंने इस डॉक्ट्राइन को जो है वो एस्टेब्लिश किया था। अब ये डॉक्ट्राइन ये क्या है जुडिशियल रिव्यू की, जो पाकिस्तान के अंदर भी एग्जिस्ट करती है, कि इसके अंदर जुडिशियल रिव्यू की डॉक्ट्राइन के तहत अगर कोई भी लॉ यानी जो स्टैट्यूट है, जो एक्ट्स वगैरह हैं, वो क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अगेंस्ट जा रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो उसको जो है वो जुडिशरी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। अल्ट्रा वायर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसको डिक्लेयर किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो डॉक्ट्राइन थी वो जुडिशियल रिव्यू की, वो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस्टेब्लिश की गई। 16 इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को भी इंश्योर करता है कि जो वहाँ की जुडिशरी है यानी अदालतें हैं वो क्या हैं, आज़ाद हों, इंडिपेंडेंट हों, उन पर किसी भी किस्म का इन्फ्लुएंस अंदरूनी या बैरूनी ना हो, वो विदाउट एनी इन्फ्लुएंस जो है वो अपना काम कर सकें। 17 ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन जो वहाँ के लोग हैं, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन उनकी जो लाइफ एंड लिबर्टीज़ हैं, जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको इंश्योर कर रहा है। अगर कोई भी शख्स जो है वो किसी भी लॉ को वायलेट करेगा तो उसको जो सज़ा देनी है वो आफ्टर फॉलोइंग द ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, यानी आप किसी को भी जो है वो विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उसको कन्विक्ट नहीं कर सकते। अगर आपने किसी को कन्विक्ट करना है तो उसको विद ड्यू प्रोसेस इन अकॉर्डेंस विद लॉ उसको जो है आपने कन्विक्शंस करनी होंगी। 18 बिल ऑफ राइट्स। अब यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन बनता है 1787 को और ये इन्फोर्स किया जाता है कि मार्च 4 1789 को फिलाडेल्फिया कन्वेंशन के तहत जो है इसको बनाया गया था 1787 में। लेकिन एट द इनिशियल स्टेज इसमें जो है वो फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। तो जो सबसे पहले 10 अमेंडमेंट्स की गई थी यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो इन अमेंडमेंट्स के थ्रू जो है वो फंडामेंटल राइट्स को इनकॉर्पोरेट किया गया था यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो बिल ऑफ राइट्स जो हैं वो वही हैं जो उनको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वहाँ के लोगों को। 19 डुअल सिटीजनशिप। अब यूएसए का जो शहरी है उसकी क्या है, डुअल सिटीजनशिप है, यानी वहाँ की स्टेट्स की जो उसको नेशनलिटी मिलती है, सिटीजनशिप मिलती है, वो अलग है, और जो फेडरेशन की तरफ से उसे नेशनलिटी मिलती है यूएसए की तरफ से वो क्या है, अलग है। तो हम ये कह सकते हैं कि यूएसए जो सिटीजन्स हैं उनको डुअल सिटीजनशिप मुहैया की जाती है इन यूएसए। 20 स्पॉइल सिस्टम। अब यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन का ये फीचर स्पॉइल सिस्टम इसलिए बयान किया गया है कि यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यानी जो टर्म ऑफ प्रेसिडेंट है वो 4 इयर्स है। अब आफ्टर 4 इयर्स जब न्यू प्रेसिडेंट आता है तो वो अपनी मर्जी की पॉलिटिकल एफिलिएटेड अपॉइंटमेंट्स करता है। ये एक जो है वो कॉन्सेप्ट है, ये एक राय है लोगों की कि इस वजह से जो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन है या यूएसए जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पर क्या है, एक स्पॉइल सिस्टम है। जैसे ही 4 इयर्स के बाद न्यू प्रेसिडेंट आएगा तो वो अपने जो है वो एग्जीक्यूटिव के अंदर बंदों को लगाएगा, जिसकी वजह से इस सिस्टम को स्पॉइल सिस्टम कहा जा सकता है। 21 रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी जो अमेरिका के अंदर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है क्या, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट है, जो डेमोक्रेसी है, वो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है, यानी जो चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल हैं वो उनको क्या करते हैं, रूल करते हैं, वही जाकर उन पे आगे क्या कर रहे हैं, हुकूमत कर रहे हैं। 23 कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस। अब कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन से मुराद ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ लिमिटेशन सेट की हैं फॉर द स्टेट, फॉर द एग्जीक्यूटिव, जो स्टेट अथॉरिटीज़ हैं उनको लिमिटेड करने के लिए, यानी उनकी आर्बिट्रेरी पावर्स को कम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ लिमिटेशन लगाई गई हैं। मिसाल के तौर पर जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीजन्स ऑफ यूएसए के, उनको जो है वो वायलेट नहीं किया जा सकता आर्बिट्रेरीली।
ये जो हैं वो कुछ मिसालें हैं लिमिटेशंस की जो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन लगा रहा है अपॉन द अथॉरिटीज ऑफ द स्टेट। 24 ओमिशन। अब ओमिशन का लफ्ज़ उन्होंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वेरी ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी बहुत ही शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। और क्योंकि इसके 7 आर्टिकल हैं, कोई 700 इसके वर्ड्स हैं इन आर्टिकल्स के, और अभी तक इसमें कोई 7 अमेंडमेंट्स हुई हैं, तो यानी ये बहुत ही दुनिया का शॉर्टेस्ट, जिसको कहा जा सकता है मुख्तसर तरीन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसके अंदर वो क्या क्या कह रहा है, ओमिशंस हैं कुछ, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हर चीज़ को इन डिटेल्स कवर नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पर यहाँ जो उन्होंने मिसाल दी है कि वो ये कॉन्स्टिट्यूशन ये तो कहता है कि स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होगा, लेकिन वो उसका प्रोसीजर नहीं बता रहा, उसकी पावर्स नहीं बता रहा कि उसकी प्रोसीजर क्या होगा अपॉइंटमेंट का, या उसकी पावर्स क्या होंगी। ये सारी चीज़ें ये क्या हैं, ओमिट की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये भी इसका क्या है, ओमिशंस का भी एक फीचर है कि इसके अंदर चीज़ों को डिटेल्स के साथ बयान नहीं किया गया, क्योंकि इट इज़ द शॉर्टेस्ट यानी मुख्तसर तरीन कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का ये। तो इस वजह से इसके अंदर कुछ ओमिशंस भी पाई जाती हैं। ये है कंक्लूजन। अब कंक्लूजन के अंदर यही चीज़ काफ़ी है कि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज़ आल्सो इन रिटन फॉर्म, यानी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होते हुए ये दुनिया का क्या है, ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके अंदर लोगों को फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए हैं, लिबर्टीज भी दी गई हैं, और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को भी इस्टेब्लिश किया गया है। दुनिया के बहुत से कॉन्स्टिट्यूशन जो हैं वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनज़र रखते हुए आज भी बनाए जाते हैं, और उनको अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाता है। दैट्स ऑल। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने साइलेंट फीचर्स ऑफ द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशंस को डिस्कस किया है। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आ जाएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।